वह उस भाषा में वह प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाता है, इसलिए उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। इसके अलावा सीमित शिक्षकों की स्थिति भारत में देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या बच्चों के कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत कम दिखाई देती है। अर्थात कहीं कहीं देखा जाए शिक्षक और बच्चों के बीच का जो रेशियो होना चाहिए वह सुटेबल तरीके से नहीं दिखाई देता। इसके अलावा किसी शहरों में देखा जाए तो कुछ जगह जो है अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना है, लेकिन दूरांचल क्षेत्रों में देखा जाए तो बच्चे जो है कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके या साइकिल से या विभिन्न प्रकार के साधनों से भौतिक बाधाओं, सामाजिक बाधाओं या अन्य प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सरकार या अन्य संस्थाओं का योगदान भी उसमें बहुत नगण्य दिखाई देता है। इसके अलावा योग्यता आधारित टीचर और मैनेजमेंट सिस्टम दोनों देखा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों के बीच जो है उतना तालमेल नहीं दिखाई देता है। कहीं पर टीचर जो है उस योग्य नहीं होते जिस योग्य वहाँ पर स्थापना की जाती है, उनको पदस्थ कर दिया जाता है। जैसे अभी एक सर मिश्रा सर ने बताया अगर उसको लोकल लैंग्वेज पढ़ाना है, अगर उसको बंगाल नहीं आती है तो बंगाल में उसको लोकल लैंग्वेज पढ़ाने का जो ट्रेंड होगा या नॉलेज होगा वह बंगाल में नहीं पा सकता, क्योंकि बंगाल में या तो इंग्लिश जानता है बच्चा या तो बंगाली जानता है। तो अगर वह नॉर्थ इंडियन होगा या इस तरह के क्षेत्रों से जाएगा तो वहाँ नहीं पा सकता, उसको बार बार ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या बार बार लोकल लैंग्वेज के लेवल पर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस जो है इफेक्टेड होगा और वह अपने नॉलेज को डिसिमिनेट नहीं कर पाएगा, वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा में देखा जाए तो शोध पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। जो लेबोरेटरी थी वह एज इट इज पड़ी हुई है, उसमें कोई रिनोवेशन नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई टेक्निकल इनोवेशन नहीं दिखाई देता है। ट्रेडिशनल नॉलेज हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो आया है उसके आधार पर हम उनको एजुकेट नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जो है वह वैश्विक लेवल पर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पर जो है हम डे बाई डे जो है उतना कम्पिटेटिव नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा उच्च संस्थानों में जो गवर्नेंस सिस्टम्स है वह देखा जाए तो डिफरेंट वे में जो है इफेक्टेड हो रहा है। लोग उसको जो है अच्छे से कार्यान्वयन न होने से गवर्निंग बॉडी जो है वह वर्क नहीं कर पाती, कहीं कहीं पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो है वह इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में देखा जाए तो स्नातक स्तर पर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम डेवलप हुआ है, वह बच्चा स्कूल आए या ना आए या कॉलेज आए या ना आए, हम उसको सर्टिफिकेट जो है ए ग्रेड में देने के लिए जो है पर रहते हैं। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है कहीं न कहीं देखा जाए तो हाई लेवल की एजुकेशन कहीं जो है उसमें परिवर्तन दिखाई देने से बच्चा जो है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जब ट्रांसफर होता है तो उसको डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज होती है और वो अपने परफॉर्मेंस को वहाँ पर शो नहीं कर पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हायर एजुकेशन में दिखाई दे रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए इस 21वीं सदी में भारत सरकार ने जो है एक नई शिक्षा नीति का गठन किया और नई शिक्षा नीति लाने की बात की। और इस शिक्षा नीति जो है वह युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण समान अवसर देने वाली समावेशी उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इस नीति को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को लाया है। और वर्तमान में देखा जाए इस शिक्षा में अनेक प्रकार के परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें पहला कहा जाता है कि जो उच्च शिक्षा होगी वह अनेक विषयों के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कोई विश्वविद्यालय या कोई भी कॉलेज जो है केवल एक विषय की शिक्षा नहीं देगा, बल्कि वह उस विश्वविद्यालय में या उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं गीत संगीत या अन्य प्रकार की विधाओं में भी वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हों। जो एक भारतीय भाषा होगी उस भाषा में वह अध्ययन कर सकता है। भाषा जो है वह उसके अध्ययन में जो है बैरियर के रूप में अब नहीं आएगी। इसके अलावा अनेक विषयों की स्थापना करके उसको मल्टी डायमेंशनल मल्टी सब्जेक्ट के रूप में उसको एजुकेशन
सर जितने हेलो लोग भी हेलो जितने लोग भी कैमरा ऑन किए हैं वो बंद कर दें। सीएससी चाहेगी वर्मा जी, वो हरि अपने रामलाल फैकल्टी जी, को किस तरह डेवलप कर सकते सुनील हैं कुमार जी। या अपने इंस्टीट्यूशन को जो है लोकल डिमांड के अनुसार उनको डेवलप करने के लिए जो है वह कैमरा ऑफ कर फ्री दीजिए रहेंगे। प्लीज, कैमरा अपना ऑफ इसके करिए। अलावा विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए, उनके नॉलेज में वृद्धि करने के लिए जो सिलेबस बनाया जाएगा, जो शिक्षण की टेक्निक्स होगी, जो इवोल्यूशन होगा, जो उनके लर्निंग प्रोसेस होंगे वह मॉडर्नाइजेशन बेस्ड होंगे। अर्थात जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी सभी हम सभी लोग जो है हम इस टेक्निक से जो आप ऑनलाइन सिस्टम से क्लासेस चला रहे हैं या ऑनलाइन सिस्टम से जो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यह सिस्टम से हम लोग जो है प्रैक्टिकल वे में अवेयर नहीं थे। लेकिन करंट सिनेरियो ने हम लोगों को कहीं कहीं देखा जाए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है पॉपुलराइज किया और हम एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट होकर के नॉलेज को जो है एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो इसका भी इसमें जोर देने की बात की गई है। इसके अलावा शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करना और उनके उस योग्यता का उपयोग जो है बौद्धिक विकास के साथ साथ जो है सामाजिक विकास में भी उपयोग किया जाएगा, इस तरह की बात इसमें की गई है। इसके अलावा जो शिक्षक होंगे उनके समय समय पर उनका प्रमोशन, उनका जो उनको पुरस्कृत अन्य तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। और विज्ञान के माध्यम से उस विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ आसपास के समाज को भी अपने ज्ञान का प्रकाश जो है दे सकेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता वाले उच्चतर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे जो है उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को किसी प्रकार के डिसीजन लेने में या किसी तरह के प्लान करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने का भी कार्य जो है इस शिक्षा नीति में किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर अपने प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ वह बीएससी के साथ साथ अगर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के कुछ नॉलेज को गेन करना चाहता है कि कौन सी क्रॉप कैसे प्रोडक्ट की जाए या एनिमल हस्बेंड्री कैसे की जाए या वह अन्य एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे एस्टेब्लिश कर सकता है अपने पार्ट टाइम में अपने फैमिली के इनकम को इंक्रीज करने के लिए, उससे रिलेटेड नॉलेज भी वहाँ वह गेन कर सकता है या शार्ट टर्म डेवलपमेंट जो है उसका हो सकता है। इसके अलावा इस शिक्षा में वंचित और निर्धन छात्र हैं, वंचित और निर्धन छात्र अहमद जी कैमरा ऑफ रखिए। अहमद जी कैमरा। डॉक्टर ओहरून अहमद कैमरा ऑफ रखिए। राजकुमार राज कैमरा ऑफ रखिए। कैमरा ओपन क्लास सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम उनको उपलब्ध कराया जाएगा और उनको कहीं न कहीं जो है उच्च शिक्षा से रूबरू कराने की बात की गई है। इसके अलावा जो बच्चे विकलांग हैं, उस विकलांग बच्चे के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज में बुनियादी सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे वह बच्चा जो है व्हील चेयर के माध्यम से या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करके क्लास में आसानी से पहुंच सकेगा और उस शिक्षक से डायरेक्ट जो है अपने जिज्ञासा को शांत करने में सफल होगा। इस तरह भारतीय शिक्षा नीति के द्वारा जो है इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है। संस्था को कैसे हम उसको पुनर्स्थापित करेंगे या कैसे उसको ये अभी भी वही पान खा रहे हैं। जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो अनेक विषयों को एक साथ जो है अध्ययन और अध्यापन करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें कम से कम 3000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं जो है एक साथ अध्ययन और अध्यापन करके अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होंगे और इसके लिए अनेक प्रकार के संसाधनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्राचीन परंपरा में देखा जाए इसका जो
ऐसी कल्पना जो है भारत की प्राचीन परंपरा से लिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां पर कई हजार बच्चे जो है विश्वविद्यालय में रह करके शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते थे। और इसी समय में देखा जाए तो उस समय शिक्षा जो है केवल एक विषय में ही शिक्षा देने का काम नहीं किया जाता था, बल्कि उस समय जो है छात्र को जो है वह बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, आपके मेडिसिनल नॉलेज, डिजिटल नॉलेज या डिफरेंट टाइप्स के जो बिहेवियर नॉलेज होते हैं, सोशल नॉलेज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होते हैं, उन नॉलेज को भी उनको जो है सिखाया जाता था, जिससे उनकी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो उसका उपयोग करके अपने आप को स्थापित कर सके, अपने समाज को निर्माण करने में वह एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस तरह उस विश्वविद्यालय में प्रतिभाशाली, योग्य और अभिनव का निर्माण करने वाले व्यक्तियों को निर्माण करने वाले विश्वविद्यालय स्थापित थे। ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना भी इस वर्तमान नीति में की गई है कि भारत में ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जो व्यक्ति को या छात्र को जो है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित करे जो केवल बौद्धिक ज्ञान में ही समृद्ध न हो, बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक नैतिक ज्ञान में भी समृद्ध हो। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो बौद्धिक ज्ञान तो हमारे पास हो जाता है, सामाजिक ज्ञान या नैतिक ज्ञान की कमी दिखा जाए तो दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है। अभी संजय सर ने बताया कि परेशान हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो सामाजिक ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है, वह हमारे अंदर धीरे धीरे देखा जाए तो अलग तरीके से जो है वह उसका पतन होता जा रहा है, या कहीं न कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जो उस ज्ञान को जो है ढक दे रहे हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षण की बात की गई है जो अनुसंधान पर बल देंगे। विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का ही केंद्र नहीं होता, बल्कि अनुसंधान का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय जो है वह शिक्षा के कार्य के साथ साथ अनुसंधान करेगा और अपने आसपास के समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा। ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना, ऐसे विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा जो महाविद्यालय होंगे वह स्वतंत्र रूप से जो है अपना कार्य जो है निर्धारित कर सकते हैं। वह केवल शिक्षा देने का काम करेंगे कि शिक्षा और शोध दोनों करने के लिए स्वतंत्रता उनको दी जा रही है। यह उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय के ऊपर जो है निर्भर करेगा कि वह केवल शिक्षा देगा कि शिक्षा के साथ साथ जो है वह शोध करेगा। इस तरह और यह महाविद्यालय जो है वह पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो है वह गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा भी स्थापित किया जाएगा, अर्थात प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापना की जाएगी। और महाविद्यालयों को प्रोत्साहित उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, सहायता किया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा कि आप जो है केवल सर्टिफिकेट ही न डिस्ट्रीब्यूट करें, बल्कि आप जो है ज्ञान विज्ञान के बारे में भी अपने महाविद्यालय में उसको लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, जिससे वह डिग्री के साथ साथ जो है व्यवहारिक जीवन में सफल हो सके। इसके अलावा इस शिक्षा में यह भी कल्पना की गई है कि जो यह शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति विश्वविद्यालय जो शिक्षण और अनुसंधान दोनों कराएगा, महाविद्यालय जो केवल डिग्री सर्टिफिकेट बांटने का करेगा, केवल शिक्षण का करेगा, महाविद्यालय जो केवल शिक्षण और शोध दोनों करेगा। यह तीनों महाविद्यालय जो है या विश्वविद्यालय जो है यह अलग नहीं होंगे, ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटररिलेटेड होंगे और कोऑपरेट करने वाले होंगे। सभी प्रकार के संस्थानों में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, क्योंकि यह शिक्षा जो है कहीं कहीं देखा जाए तो अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो समाज का विकास जो है वह संभव नहीं होगा। शिक्षण और शोध के अलावा उच्च शिक्षा संस्थाएं जो हैं अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके हैं सर। दिखा तो नहीं रहा है इसमें किसी को।
विद्यालय के आसपास समाज है या जो समुदाय निवास कर रहा है उसके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास में समय समय पर उनको प्रोत्साहित और उनके ज्ञानवर्धन में योगदान देगा। और इसके अलावा उस आसपास के क्षेत्रों में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के आधार पर उनका कैसे विकास हो सकता है, उन संसाधनों का कैसे वो उपयोग कर सकते हैं, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है या पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो उसका संवर्धन क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाएगा। यह कार्य भी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थित जो शिक्षक हैं उनका दायित्व भी रहेगा। 2040 तक सभी वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थान अपने संस्थानों में अनेक विषयों की स्थापना के साथ जो है अपने जो पहले से स्थापित विषय को पढ़ा रहे हैं उसकी स्थापना करना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई बीएड कॉलेज खोल के बैठा है तो बीएड कॉलेज के साथ साथ जो है वह के द्वारा महाविद्यालय या विद्यालय को लिया है। और 2003 जो है सभी संस्थान जो अपने वांछित जो सुविधाएं हैं उसको विकसित करके केवल एक विषय का अध्यापन नहीं करेंगे बल्कि अनेक विषयों का अध्यापन करने के लिए जो है वह तत्पर रहें। इसके अलावा 2030 तक देखा जाए तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, जो समाज जो है शिक्षा से जो है छूटा हुआ है वह सभी जो है शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है। क्योंकि 2018 में देखा जाए तो केवल 26.3% जो स्टूडेंट हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं। 2035 तक इसको 50% करने का लक्ष्य जो है इस शिक्षा नीति के द्वारा किया गया है कि जो ड्रॉप आउट हो रहा है, कोई हाई स्कूल करने के बाद, कोई इंटर करने के बाद, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद जो ड्रॉप आउट हो जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, जिससे जो है बच्चा हायर एजुकेशन तक पहुंच सके और अपने ज्ञान का वर्धन कर सके। इसके अलावा बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी, जिससे जो है एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली का विकास हो सके। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षा संस्थान जब विकसित होंगे और उनके लिए जो है सार्वजनिक तरह से जो अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा उसी तर्ज पर ही प्राइवेट सेक्टर के भी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उनकी मान्यता, उनका नामांकन, उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद ही उनको मान्यता प्रदान किया जाएगा और वह केवल स्वायत्तता के बेस पर स्वतंत्र नहीं होंगे बल्कि कहीं कहीं देखा जाए तो विश्वविद्यालय या सरकारी स्तर पर सर व्यवधान के लिए खेद सर, आवाज आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, कट कट के आ रही है। हमको लगता है कुछ नेटवर्क इशू होगा और वक्ता है, थोड़ा सा इसको कंक्लूज करेंगे समय के देखते हुए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ओके सर। जो संस्थान स्थापित किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो अभी तक तो हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वह तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, लेकिन शिक्षा नीति में जो है उनको रोकने का काम किया गया है कि केवल वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, न क्लास लेने का काम करते हैं, न कोई इस तरह का प्रैक्टिकल वर्क या इस तरह के कोई नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, केवल जो है वह सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों की मॉनिटरिंग की जाएगी, अर्थात उनका जो है टाइम टू टाइम जो है उनकी मान्यता से संबंधित जो वह क्राइटेरिया फुलफिल करते थे उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। और इसके अलावा इन संस्थानों में डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ऑनलाइन कोर्सेज जो है चलाए जाएंगे। हमने आवाज कम कर दी है। अभी कट करने का काम किया जाएगा, जिससे वह संस्थान जो है केवल एक विषय में शिक्षा प्रदान न करके बल्कि अनेक विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है जाना जाएगा। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में देखा जाए तो जो ऑटोनॉमी दी गई थी
शिक्षण संस्थाओं को वह ऑटोनॉमी जो है और सिस्टमेटिक तरीके से बनाने की बात की गई है। अर्थात 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे जो है जो कॉलेज सिस्टम है उस कॉलेज सिस्टम की जो ऑटोनॉमी है उसको टाइम टू टाइम जो है उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा, क्या वह अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी जिक्र इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डेवलप करने की बात की गई है। इसके अलावा वर्तमान में जो विश्वविद्यालय हैं और उससे संबंध जो महाविद्यालय हैं वह स्वायत्तता लेवल पर देखा जाए तो क्लासेस लेने का काम करेंगे या एक समाज में विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को विकसित करने में सहयोग जो है विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि उनको जो है सहयोग प्रदान करे। इस तरह का दोनों के बीच जो है एक अंतर संबंध और अंतर क्रियात्मक रूप से जो है संबंध करने की बात की गई है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा में देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लाया जाएगा, अर्थात चाहे कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, दोनों के बीच देखा जाए तो इस तरह की शिक्षा नीति की कल्पना इसमें की गई है कि वह शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को ज्ञान देने के साथ साथ जो है रोजगार देने में भी सक्षम हो। आज हम कहते हैं कि हमने बीएससी कर लिया, हमने एमएससी कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हमने बीए कर लिया, हमने एमए कर लिया, लेकिन मेरे पास रोजगार नहीं है। तो इस तरह का जो एजुकेशन के साथ साथ जो है उनको स्किल एजुकेशन दिया जाएगा या उनको जो है एक अप्लाइड एजुकेशन देने की बात भी इसमें की गई है। इसके अलावा जो बात किया था कि आज के युग में हम सभी लोग जो है कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेट दिखाई देते हैं। कोई कहता है मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, कोई कहता है मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ, कोई कहता है मैं महाविद्यालय में हूँ। यह डिस्क्रिमिनेशन जो है वह धीरे धीरे इस पॉलिसी में जो है करने की बात की गई है। सारे विश्वविद्यालय होंगे, कोई सेंट्रल कोई स्टेट कोई इस तरह का नहीं हुआ, सबको फैसिलिटी जो है सेम प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसमें अर्थात मापदंड एक होगा, सबको क्राइटेरिया जो है एक होगी, चाहे वह फंडिंग लेवल पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या डिफरेंट लेवल पे जो है उनको एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा इससे शिक्षा में ये भी कहा गया है कि बार बार भारतीय शिक्षा की प्राचीन परंपरा को जो है इसमें इनबिल्ड करने की बात की जा रही है। जैसे आप सभी जानते हो हम प्राचीन जो ग्रंथ थे वह ग्रंथों में केवल उन्हीं विषयों को ही उजागर नहीं किया गया है बल्कि अनेक विषयों के बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है। या प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके अनुसंधान या उससे जो है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेट करके उसको और अधिक तरीके से अच्छे तरीके से जो है विकसित करने का जो कार्य है वह इस पॉलिसी में जो है कहा गया है कि जो हमारे से आप देख सकते हैं कि प्राचीन परंपरा में देखा जाए तो जो बाणभट्ट की कादम्बरी है वह 64 कलाओं के ज्ञान का प्रसार करती है। उस बाणभट्ट की कादम्बरी में केवल गायन और चित्रकला ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिकता भी इसमें दिखाई देती है। रसायन शास्त्र के बारे में, गणित के बारे में, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, जैसे बढ़ाई का काम करना, कपड़े का काम करना या इंजीनियरिंग का काम करना, औषध बनाने का काम करना। इसके अलावा कम्युनिकेशन का बहुत सुंदर उदाहरण जो है बाणभट्ट की कादम्बरी में दिखाई देता है कि जो तोता होता है वो वैश्वानपायन से कैसे वाद विवाद करता है या सूचना को कैसे संप्रेषित करता है, इसका भी उसमें जिक्र किया गया है। इस तरह भारतीय प्राचीन परंपरा में आप देख सकते हो कि महाकवि कालिदास ने भी केवल संस्कृत साहित्य में का ही उन्होंने वर्णन नहीं किया है बल्कि प्राकृतिक तत्वों का, पर्यावरण का या सामाजिकता का भी उन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किया है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो आयुर्वेदिक के दवाओं के बारे में भी उन्होंने कई ग्रंथों में जो है जिक्र किया है। इस तरह जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन कला है, प्राचीन ज्ञान है, उसको उजागर करने के लिए जो है इस शिक्षा नीति में जो है महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि शिक्षण संस्थाओं में केवल विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, गणित के साथ साथ मानविकी और कला को भी शिक्षा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। अब मिश्रा सर ने बोला कि आज का बच्चा जो है केवल साइंस ही नहीं पढ़ेगा बल्कि उसके साथ उसे संगीत सीखने का मन है तो संगीत भी सीख सकता है उस पढ़ाई के साथ साथ। अगर उसको पेंटिंग करने की कला सीखनी है तो पेंटिंग भी सीख सकता है, या उसको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त करना है तो एग्रीकल्चर भी सीख सकता है। तो अर्थात मल्टी लेवल पे वह नॉलेज जो है गेन कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज कहा गया है कि जो शिक्षा होगी वर्तमान शिक्षा में देखा जाए तो कहीं कहीं जो है डिस्कशन, वाद विवाद, चर्चा या कंपटीशन के द्वारा जो है उनको लर्निंग या एजुकेट करने का जो ट्रेंड है वह बहुत कम दिखाई दे रहा है।
कुछ स्कूलों में तो दिखाई देता है, कुछ संस्थानों में दिखाई देता है, लेकिन कुछ संस्थानों में जो है इस तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। इस एक्टिविटी की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसके अलावा इस उच्च शिक्षा में एंट्री और एग्जिट के कई पॉइंट होंगे, अर्थात कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी क्लास में जो है एंट्री ले सकता है और कभी भी किसी भी क्लास से जो है वह बाहर जा सकता है। अगर वह 1 साल का कोर्स करना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल का कोर्स करना चाहता है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का कोर्स करना चाहता है उसको डिग्री मिलेगी। अर्थात इसमें कई लेवल पे जो है अलग अलग तरीके से जो है उसको सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा कोर्स जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्य कला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, व्यवहारिक विज्ञान, समाज विज्ञान तथा अन्य अर्थशास्त्र जैसे एवं खेलकूद जैसे विषयों के बारे में भी जोर दिया गया है कि ऐसी शिक्षा भी विकसित की जाए या इसका और अधिक तरीके से जो है व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाए, जिससे छात्र जो है उससे लाभान्वित हो सके। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमको एक पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ाई जाती है। पर्यावरण शिक्षा के बारे में या मूल्य आधारित शिक्षा पढ़ाई जाती है। पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, पर्यावरण शिक्षा हमारे कोर्स में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए यह निगलेक्टेड होती जा रही है। इस शिक्षा नीति में देखा जाए पर्यावरण शिक्षा के बारे में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन एवं अध्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। केवल हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात जो है हम भूल जाते हैं। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि पहले कर्तव्य करे तब अधिकार की बात करें। अधिकार और कर्तव्य पे दोनों पे जोर दिया गया है, अर्थात नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य की बात इसमें की गई है। इसके अलावा छात्रों को जो है इंटर्नशिप कोर्स के साथ साथ जो है इंटर्नशिप कोर्स के द्वारा जो है उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे वह जो है व्यवहारिक जीवन में सफल हो सके। इसके अलावा स्नातक उपाधि जो है 3 या 4 वर्ष की अवधि के साथ जो है कई विकल्प होंगे। जैसे 1 साल का पढ़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेगा डिप्लोमा, 3 साल पढ़ेगा तो स्नातक की डिग्री मिलेगी और 4 साल पढ़ेगा तो उसमें एक अन्य विषय के साथ जो है मल्टी सब्जेक्ट के रूप में उसको डिग्री मिलेगी। उसी तरह अगर वह स्नातकोत्तर करना चाहता है तो वह अगर 4 साल का कोर्स किया है ग्रेजुएशन का तो उसको 1 साल पीजी करने के बाद उसको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। हेलो हेलो सर जी, आवाज। अच्छा, अगर वह 3 साल का कोर्स किया है तो वह 2 साल का पीजी कार्यक्रम जो है कर सकता है, जिसमें द्वितीय वर्ष जो देखा जाए अगर पीजी 2 साल का करता है तो पहले साल तो उसको उस विषय का ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन दूसरे साल जो है उसका। हेलो नीलम दीक्षित, क्या प्रॉब्लम हो रही मैडम? आवाज बता रही मैडम को। नीलम दीक्षित, क्यों आप ठीक स्क्रीन है, प्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहा है सर, कंटिन्यू करें सर। अगर वह छात्र जो है 3 साल का स्नातक करने के बाद 2 साल का स्नातक करना चाहता है तो पहले साल जो है वह विषय से संबंधित उसको ज्ञान दिया जाएगा, दूसरे साल जो है उसका पूरा ध्यान जो है शोध पर केंद्रित होगा, अर्थात उसको जो है लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग दोनों के बारे में जो अच्छे से बताया जाएगा कि वह अपने विषय को किस तरह एक व्यवसायिक शिक्षा के रूप में एक जीवन के विभिन्न प्रकार के आयामों में कैसे वह उपयोग कर सकता है उसके बारे में उसको शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह कोई जो है 3 और 5 2 साल मिलाकर 5 साल में स्नातक और स्नातकोत्तर कर सकता है, कोई 4 और 1 साल मिलाकर के स्नातक और स्नातकोत्तर करने के लिए जो है वह सक्षम होगा। इस शिक्षा में एमफिल को जो है वह बंद करने की बात की गई है। इसके अलावा IIT IIM इसकी तर्ज पर देखा जाए तो मेरू की स्थापना की जा रही है। मेरू मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, अर्थात वह विश्वविद्यालय जो है सभी प्रकार के शोध संस्थानों के साथ साथ जो है सभी प्रकार के विषयों को जो है अध्ययन और अध्यापन करने में सक्षम होगा, अर्थात कोई भी छात्र जो है किसी विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का विषय जो है अध्ययन कर सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह के जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए तो कई सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ऐसे सेंटर जो उस छात्र को जो है अलग अलग तरीके से जो है शार्ट टाइप की ट्रेनिंग दे करके अलग अलग समस्याओं के समाधान के बारे में उसको बताया जाएगा। जैसे आज आप देख सकते हो कोरोना कोविड-19 के टाइम पीरियड में कैसे कोविड-19 से बचा जाए, इस तरह के छोटे छोटे इस तरह के जो इंडिया में या रीजनल लेवल पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो है सोल्यूशन को जो है शार्ट टाइप ट्रेनिंग दे करके उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट होने के लिए जो है ट्रेनिंग देने का काम भी इसमें किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर सीखने की बात है तो इस शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल पार्ट को थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया गया है कि अगर बच्चा जो है केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको नहीं आता। जैसे हम सभी अध्यापक हैं, हम सभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, पढ़ा तो देता हूँ लेकिन सर्वे करना उसको नहीं पता है। तो अगर सर्वे नहीं पता होगा तो विद्यार्थी का ज्योग्राफी पढ़ना जो है उसके लिए जो है लाभकारी नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसकी तरफ जो है फोकस करने की बात अधिक की गई है और इस तरह की सुविधा विकसित करने का कार्य जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अवश्य करेंगे, अदरवाइज जो है उनकी मान्यता या उनकी सत्ता पर जो है प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बच्चा जो है दूर है तो ऑनलाइन माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन माध्यम से जो है उच्च शिक्षा जो है प्राप्त कर सकता है और उस शिक्षा का कहीं पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े हैं वह आप शिक्षा जो है डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन माध्यम से पढ़ा है, दोनों के बीच मतभेद करने की बात जो की गई है वह इस शिक्षा नीति में कहा गया कि ऐसे मतभेद को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भी हाईटेक परीक्षा और हाईटेक मूल्यांकन पद्धति जो है एडॉप्ट किया जाएगा, अर्थात जो टीचिंग और लर्निंग सिस्टम होगा वह मॉडर्नाइज होगा, मैकेनाइज्ड होगा। इसके अलावा संस्थागत जो सुधार है उसको सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कोई छात्र जो है किसी तरह का जो सुविधा है ज्ञान विज्ञान को विकसित करने में वह उसको प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान का प्रसार जो है वह भारत लेवल के साथ साथ जो है विश्व लेवल पे उसको स्थापित कर सके। इसके अलावा आप सभी जानते हो जब हम हाई स्कूल में रहते हैं तो हमारे सामने बड़ी डायलेमा होती है कि हम साइंस पढ़े कि आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, क्या पढ़ें, या जब हम इंटर कर लेते हैं तो हमारे सामने समस्या होती है कि हम क्या पढ़ें। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर परामर्श केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है। कोई छात्र महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले जो है इस परामर्श केंद्र में जा करके परामर्श प्राप्त कर सकता है कि वह किस तरह की शिक्षा प्राप्त करे जिससे वह रोजगार परक हो सके और ज्ञान परक भी हो सके। इस तरह की शिक्षा के लिए जो है उसको परामर्श देने का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो है शिक्षा जो है एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की गई है और केवल शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ही नहीं किया जाए बल्कि उच्च शिक्षा का उच्चतम गुणवत्ता से पूर्ण जो है शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात जो है इस शिक्षा नीति के द्वारा की गई है। इसके अलावा इस शिक्षा नीति का जो कंपटीशन है वह इंटरनेशनल लेवल पे कैसे किया जाए इसके लिए भी इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा हो वह कैसे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह समृद्धशाली हो। इसके लिए कहा गया है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है विश्व स्तर पर उसके केंद्र जो है भारत के विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे और भारत के जो अच्छे शिक्षा संस्थान है उसके केंद्र जो है विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे जिससे ऑस्ट्रेलिया का या यूएसए का या ब्रिटेन का छात्र जो है हमारे यहाँ अध्यापन कर सके या हमारे यहाँ का छात्र जो है उस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है वहाँ अध्यापन करके कुछ क्रेडिट कुछ नॉलेज जो है कुछ दिन के लिए जो है प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। इस तरह की बात भी जिससे वैश्विक स्तर पर हमारा ज्ञान विज्ञान जो है विकसित हो सके, हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान दूसरे के ज्ञान को आदान प्रदान करने में सक्षम हो सके, इस तरह की भी कल्पना इसमें की गई है। इसके अलावा इसमें छात्र और की प्रतिभागिता पर बहुत ध्यान दिया गया है कि छात्रों को समय समय पर खेल, संस्कृत, कला, पर्यावरण, सामुदायिक सेवा योजना, नैतिक भावना, कर्तव्य भावना
राजनीतिक जो भावना है, इस तरह विभिन्न प्रकार की भावनाओं से संबंधित जो है उनको प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा कि आपके कर्तव्य क्या है, आपकी नैतिकता क्या होनी चाहिए, आपके पारिवारिक दायित्व क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है। इस तरह के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उस सांस्कृतिक मूल्य के बारे में भी बताया जाएगा। इसके लिए छात्रावास स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सुविधाएं विकसित की जाएगी एवं उन सभी छात्रों को जो विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है की गई है। इसके अलावा जो पिछड़े, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए उचित छात्रवृत्ति की कल्पना भी, छात्रवृत्ति का जो है प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है, जिससे वह बिना फीस के या कम से कम फीस में जो है उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में सक्षम हो सके, इस तरह का प्रावधान इस शिक्षा में किया गया है। इसके अलावा इस शिक्षा में जो शिक्षक होंगे उनके सिलेक्शन में भी थोड़ा पारदर्शिता बरतने की बात की गई है, अर्थात उनके केवल शिक्षा के साथ साथ जो है उनके सामाजिक दायित्व के बारे में भी हम अध्ययन करने के बाद उनका सिलेक्शन करेंगे और उनको जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर प्रदान करेंगे, जिससे अपने ज्ञान का उपयोग जो है विभिन्न तरीके से जो है विद्यार्थियों और समाज में प्रभावित कर सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, सुलभ कॉम्प्लेक्स, ब्लैक बोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा सुखद वातावरण से युक्त क्लास का भी निर्माण जो है नवीनतम तकनीकी से युक्त कक्षा का संचालन या व्यवस्था करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षक और छात्रों के बीच का जो रेशियो है वह देखा जाए तो किसी महाविद्यालय में या विद्यालय में केवल एक टीचर पूरे विद्यालय या महाविद्यालय के एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है, कोई दूसरा टीचर है ही नहीं है। अगर वह टीचर छुट्टी पे है या कहीं चला गया है तो उस दिन उसकी क्लास नहीं चलती है। अर्थात शिक्षक और छात्र के बीच का जो रेशियो है उसको बैलेंस करने की बात इसमें की गई है, जिससे शिक्षक जो है वह शिक्षा के साथ साथ शोध कार्य भी कर सके और विश्वविद्यालय से जुड़ी विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए तो एक बात बड़ी अच्छी कही गई है कि वर्तमान समय में जो आर्थिक बाधाएं हैं या भाषा की जो बाधाएं हैं, भौगोलिक बाधाएं हैं या अन्य प्रकार की जो भौतिक और सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं आ रही हैं उच्च शिक्षा को विकसित करने में, उस शिक्षा को उससे संबंधित जो बाधाएं हैं उसको दूर करने का कार्य जो है इसके द्वारा किया जाएगा कि उस शिक्षा में ऐसी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए या कोई इस तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है किसी प्रकार की बाधा जो है उसके जीवन में या उसके शिक्षा ग्रहण करने में आए, इसको दूर करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जो है अनेक तरह के कदम उठाने की बात की गई है। इस सरकारी जो अनुदान मिलता है विश्वविद्यालय कॉलेज को जो है उसको बढ़ाया जाएगा, इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, जो बालक और बालिकाओं के बीच का जो असंतुलन है उसको दूर किया जाएगा, गुणवत्ता युक्त शिक्षण व्यवस्था की जाएगी और जो आवागमन के साधन हैं, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं विश्वविद्यालय स्तर या कॉलेज स्तर पर जिसको बढ़ाया जाएगा और भाषाओं या द्विभाषा में उसको अध्ययन और अध्यापन करने की सुविधा दी जाएगी। बच्चा अपनी मातृभाषा में या जो क्षेत्रीय भाषा होगी उस भाषा के साथ साथ जो है भारतीय भाषा में भी अध्ययन करने में सक्षम होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और एडमिशन में उसको उचित तरीके से जो है व्यवहार के द्वारा जो है एक अच्छे व्यवहार के द्वारा जो है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको तैयारी कराई जाएगी कि जो है अच्छे संस्थानों में या उचित स्थानों पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है तत्पर हो सकें। इसके अलावा देखा जाए उच्च शिक्षण संस्थानों में देखा जाए तो बहुत तरीके से अनेक कार्यक्रम के माध्यम से अनेक जो तकनीक है, अनेक तरह से पॉलिसी से जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में कैसे जो है शिक्षा को उच्च लेवल तक पहुंचाया जा सके, जिससे हम विश्व स्तर पर अपने शिक्षा के महत्व को उजागर कर सकें, अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकें, इसके बारे में कहा गया है।
शिक्षा में अत्यधिक अनुसंधान को अंजाम देने के लिए मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास, साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे विषयों को जो है शिक्षकों में जो है पॉपुलर और विद्यार्थियों में कैसे इसको पॉपुलर बनाया जाए, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो ट्रेंड होंगे, जो इससे संबंधित जो है उनको जानकारी होगी। 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों में सीधे इस तरह के जागरूकता स्थापित कर सकते हैं, कैसे उच्च शिक्षा की तरफ हम आसानी से जो है गणित भी पढ़ सकें, आसानी से संगीत सीख सकें, आसानी से कला भी सीख सकें, आसानी से पेंटिंग भी सीख सकें, आसानी से केमिस्ट्री भी उनको आती है। इस तरह के प्रैक्टिकल वे में कैसे उनको जो हम रिच कर सकते हैं, इस तरह के पैटर्न की बात की गई है कि उनको जो है हम और से अधिक जो छात्रों को उच्च शिक्षा की तरफ जो है ले जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय शिक्षा जो है अनेक तरह से जो उत्कृष्ट रही है, उस शिक्षा में शोध का भी इसमें बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है और प्रैक्टिकल पार्ट पर बहुत अधिक जोर देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम इसके सकारात्मक की बात तो हमने कर लिया, लेकिन अगर इसके नकारात्मक की बात करें, अगर हम इसकी समीक्षा करें तो भारतीय शिक्षा नीति जो है मैकाले के बाद कई बार जो है भारतीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, शिक्षा नीति को लाया गया। 1986 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी, उसके बाद 1992 में उसको मॉडिफाई किया गया, 2020 में जो है इसको लाया जा रहा है। तो यह शिक्षा नीति कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत कई तरीके से देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए, शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए और संस्थान के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि इतना रिकॉर्ड रखना जो है टीचर के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा जो है वह बहुत टफ होगा। कहीं से कोई बच्चा कोई भी एंट्री कर लेगा, या अभी सर ने बोला कि टाइट रूल बनाने में इतना टफ होगा, पता लगा कि एक बच्चा जो उसको केमिस्ट्री पढ़ना है और दूसरे बच्चे को जो फिजिक्स पढ़ना है, उस टाइम पर उसके मेन क्लासेस चल रही हों, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत दिखाई देती है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डाइवर्जन जो है दिखाई देता है। इसमें कोई बच्चा जो है कुछ भी पढ़ने के लिए, पता लगा एक बच्चा जो है पहले साल दूसरा कुछ पढ़ता है, दूसरे साल तीसरा पढ़ेगा, तीसरे साल कुछ दूसरा पढ़ेगा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, बहुत डाइवर्जन दिखाई देता है। और इससे जो होगा बच्चा अपने हो सकता है कि वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाए, अपने ज्ञान के विकास में जो है वह सफल ना हो पाए। पता लगा बच्चा को ज्ञान कुछ और लेना था और बच्चा डाइवर्ट कहीं और हो गया, अर्थात वह सफल होने में कहीं कहीं जो है इसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जो पर्सनल डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM है, IITs हैं, इनके जो कैरेक्टर हैं वह इफेक्टेड हो सकते हैं। उनको कहा जाएगा आप सोशियोलॉजी भी पढ़ाइए, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाइए, आप एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाइए, आप भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, तो हो सकता है उनका जो रिसर्च वर्क है वह भी इफेक्टेड हो, या उनका जो है स्पेशलाइजेशन हो वह भी इफेक्टेड हो। इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की सर्टेनिटी देखी जाए तो हो सकता है कि बच्चा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट ना प्रोवाइड करे। पता लगा कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि बच्चा कंफ्यूज रहेगा और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वह भी कंफ्यूज हो रहा है किसको हम ले सेलेक्ट करें, किसको ना सेलेक्ट करें। इस तरह एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखा जाए बड़ा अनसर्टेनिटी दिखाई देगा अगर गवर्नमेंट इस तरह की प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाती है तो। इसके अलावा देख सकते हैं टीचर लर्निंग फैसिलिटी देखी जाए तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में तो कल्पना तो कर ली, लेकिन पहले फैसिलिटी जो डेवलप तो करें, क्योंकि विलेज लेवल से देखा जाए आप सिटी लेवल तक देखा जाए तो महाविद्यालयों और कॉलेजों में सबसे पहले टीचर की एबिलिटी नहीं है, लैब की फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की एबिलिटी नहीं है, और हम कल्पना कर रहे हैं अच्छी एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन फैसिलिटी पहले डेवलप करें, इसके बाद हम इस कल्पना को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए आपको प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करना जो है ज़रूरी है, अदरवाइज जो है रिसर्च जो है पॉसिबल नहीं होगा। मिश्रा सर अच्छी तरह जानते होंगे कि आप बिना प्रॉपर फंडिंग एजेंसी के हम लैब इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, प्रॉपर जो है इंस्ट्रूमेंट के जो है हमारा लैब फंक्शन नहीं हो सकता। तो रिसर्च की बात बार बार की जा रही है, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने की बात कर ली जाए, इसको डेवलप कर लिया जाए, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और देन उस तरह की प्लानिंग की जाए एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी, और बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि इस सब्जेक्ट के साथ इस तरह का अगर आपका नॉलेज गेन करेंगे
तो आपको ये बेनिफिट होगा। इस तरह का जो परामर्श केंद्र होंगे उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी, या जो टीचर होंगे उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, जो अभिभावक होंगे उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, या जो संस्थान होंगे उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी कि बच्चों को गाइड करना, प्रॉपर गाइड करना, सही तरीके से गाइड करना जो है वह बढ़ जाएगा। अदरवाइज बच्चा जो है वह उसी तरह हो जाएगा जैसे एक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारा एक एग्जिट होता है, एक इनका गेट होता है। अगर कई गेट और कई एग्जिट बना दिए जाएंगे तो भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी उच्च शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण करने की बात की जा रही है, बच्चा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वह किसी तरह के रोजगार पाने में सक्षम न हो पाए। इसलिए जो रास्ते हों वह सीधे हों, सरल हों और सुगम्य हों, जिससे कोई छात्र जो है किसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे जाने के बाद जो है अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग जो है वह अपने विकास, परिवार के विकास, समाज के विकास और राष्ट्र के विकास में योगदान दे करके विश्व स्तर पर जो है एक विकसित समाज का निर्माण करने में योगदान दे सके। तो कहीं न कहीं उच्च शिक्षा नीति जो है वो अच्छी शिक्षा नीति तो है, लेकिन इससे पहले जो है हमको इस तरह का क्रियान्वयन, इस तरह की फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, इस तरह का दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा कि इस शिक्षा नीति को जो है आसानी से और सुगम तरीके से लागू किया जा सके, जिससे सभी लोग जो है लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने हमको जो है इस बात पर कुछ कहने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अमूल्य समय दिया और हम लोगों को अपने ज्ञान से अभिसिंचित किया। और इस व्याख्यान के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए हम टूटे फूटे शब्दों में आभार ज्ञापन करना चाहते हैं। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। धन्यवाद सर। क्षमा ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये हमारा लिए सौभाग्य की बात हमारे लिए कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद आपको और आपके पूरे इस आयोजन समिति को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर हरिराम यादव जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय पीजी कॉलेज मुसाफिर खाना, अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। आप आएँ और इस नई शिक्षा नीति में अपने सुंदर उवाच से हम लोगों को, सभी प्रतिभागियों को अभिभूत करें। डॉक्टर हरिराम यादव जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। इस वर्चुअल मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जन नमस्कार। इस वर्चुअल जो सभागार है उसमें मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं मुख्य संरक्षक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, आपके डाइट के प्राचार्य सर और आयोजक डॉक्टर विनय मोहन सर जी, और साथ ही साथ इस संगोष्ठी में उपस्थित मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर चंद्रमौली सर, डॉक्टर पुष्यमित्र मिश्रा सर को नमन करता हूं। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी हैं, संयोजक डॉक्टर त्रिपुरारी जी और हमारे समक्ष दिख रहे राम सूरज जी को भी मैं नमन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर की अनुमति चाहूँगा। मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ 2-3 कोट्स हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। एल्विन टेलर जो वर्तमान समय के थिंकर हैं, उन्होंने कहा है कि द इलिटरेट्स ऑफ 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. इन्होंने इस बात पर महत्व दिया है कि आज के समय में जो कुछ हमने सीखा है
उसको दोबारा से लगातार मॉडिफाई करने की जरूरत है, अर्थात उसमें जो कुछ विचार अप्रासंगिक हो जाते हैं उनको हटाना होगा और नए विचारों को फिर से उसमें समाहित करना होगा। दूसरा जो मैं कोट आपके सामने रख रहा हूँ, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स nor the most intelligent that survives, it is the one that is the most adaptable to change। अर्थात जो हो रहे परिवर्तनों के साथ समायोजित करते हैं वही सरवाइव रहते हैं। तो आज की जो हमारी शिक्षा नीति है और शिक्षा व्यवस्था है उसको अडेप्टेशन की जरूरत है और उसी संदर्भ में यह जो नीति है वो लाई गई है। मैं एक स्लाइड और शेयर करना चाहता हूँ। You were not born with habits. You learned them all. Thus you can unlearn them. अर्थात जो भी हम हैबिट्स सीखते हैं, जो भी शिक्षा सीखते हैं, उसको दोबारा से रिवर्ट वे में जाकर के उसमें से जो अप्रासंगिक हैं उसको हटाना होता है और जो प्रासंगिक हैं उनको फिर से लाना होता है। आगे मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए इस स्लाइड के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आगे का समय है, जो हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट एक क्रिएटिव पर्सनालिटी की जरूरत है। समाज में कोई भी हो, जितने भी सेवा देने वाले लोग हैं या नागरिक हैं, उनमें क्रिएटिविटी का होना जरूरी है, क्यूरियोसिटी का होना जरूरी है। वो एक्सप्लोरर होने चाहिए नए नए इनोवेशंस करने के लिए, उनमें इमेजिनेटिव पावर होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग हो, हर एक चीज पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट सोच रखने वाले हों, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, एडेप्टेबल हों, यानी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करते हों और आगे आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पहले से सोच करके उसके अनुसार अडेप्ट हो सकें। इन्फ्लुएंसर्स हों, अर्थात वो समाज में जो अन्य लोग हैं, दूसरे नागरिक हैं, जैसे कि शिक्षक के संदर्भ में देखा जाए तो उसके विद्यार्थी हैं, उन पर अपना वो इन्फ्लुएंस करके उसमें जो अपने वांछित परिवर्तन है लर्निंग के उसको करा सके। कोलैबोरेटर्स हों, दैट मीन्स कि वो स्टैंड अलोन ना हो, अपने आप में खोए रहें, ऐसी परिस्थितियां ना हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे ग्लोबलाइजेशन से दूर रहे, यह एक ट्रेडिशनल वे पर स्टेटस क्यू में चलती रहे, ऐसा भी हमारे लिए ठीक नहीं है। कोलैबोरेटर्स, डॉट कनेक्टर्स, दैट मीन्स कि डिफरेंट जो स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपस में एक समेकित होना जरूरी होता है और जब तक हम समेकन नहीं करेंगे तब तक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जितना प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस आना चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। और हम चाहे वो शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, सभी लोगों में कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग फील करते हैं कि एक समय के बाद जो लर्निंग प्रोसेस है रुक सी जाती है और जब रुक जाती है तो लर्निंग प्रोसेस स्टेगनेट हो जाती है। तो आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है शायद ये कंटिन्यूअस लर्नर ना उत्पन्न करके एक स्टेगनेशन की स्थिति में आ गई है और वो स्टेगनेशन की स्थिति इसलिए है कि स्टेटस क्यू मेंटेन करने वाली परिस्थितियों के लोग या मानसिकता या जो हमारी व्यवस्था है वह एक स्थिति में ला करके ऐसे मकड़ जाल में फंसा दिया है कि हम उससे ज़्यादा कुछ सोचते नहीं या उससे ज़्यादा सोचते हैं तो उससे निकल नहीं पाते, कोई परिवर्तन जो हम अपने आप से करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो जो स्टेटस क्यू है उसको चैलेंज कैसे किया जाए, इन सभी संदर्भों में जो हमारी आज की शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति लाई गई है। अब मैं एक कोट जो है वो विवेकानंद जी का भी शेयर करूंगा यहाँ पे कि एजुकेट आवर पीपुल्स so that they may be able to solve their problems. Until that is done, all these ideas reforms will remain ideas only. अर्थात जब तक हम लोगों को साक्षर नहीं बनाएंगे, साक्षर में जैसा कि आप लोग शिक्षा
शिक्षा जगत से संबंधित हैं तो साक्षर या शिक्षा की दो परिभाषाएं होती हैं। एक संकीर्ण परिभाषा होती है जिसमें हम लोग केवल अक्षर की या इंफॉर्मेशन उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, और दूसरा बृहद जो उसकी परिभाषा ऐसी की बाकी कुछ के जो बात करनी थी हमारी बताना चाहूँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हाँ सर, जी सर आवाज आ रही है। अब जो हमारी शिक्षा नीति बनती है, अब उसको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करूंगा। मैं उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, केवल 3-4 बिंदुओं को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जो शिक्षा की नीति है जो आई है उसमें ढेर सारे परिवर्तन, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर पुष्यमित्र मिश्रा सर ने बहुत डिटेल में बताया स्कूली शिक्षा के स्तर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमौली सर ने जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं या हुए हैं इस नीति के द्वारा होने वाले हैं उसके बारे में बताया। मैं इस शिक्षा नीति को 3-4 एंगल से देखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि सोशल एंगल से इस शिक्षा नीति से हमें क्या अपेक्षा है। दूसरा यह है कि एज ए लर्नर अर्थात जो हमारे स्टूडेंट है उसके दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति का क्या महत्व है। तीसरा जो हमारा बिंदु है कि जो हम लोग शिक्षक हैं हमारे दृष्टिकोण से ये शिक्षा नीति क्या परिवर्तन लाने वाली है और यह इससे क्या होने वाला है। चौथा जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें हैं। और पांचवा हमारा जो राष्ट्र है उसके दृष्टिकोण से उसको क्या इस शिक्षा नीति से मिलने वाला है या क्या उससे ये अपेक्षा करता है। तो सबसे पहले मैं ये सामाजिक व्यक्ति के रूप में अगर सोचता हूँ तो इस शिक्षा नीति में जो मेन विशेष तौर से स्कूली शिक्षा के स्तर पे जो बदलाव किए गए हैं उसमें जो फाउंडेशन कोर्स या फाउंडेशन लेवल स्थापित किया गया है, जो प्राइमरी के जो 2 क्लासेज हैं उनको लेकर के और आंगनबाड़ी इत्यादि की जो प्री प्राइमरी जो अनौपचारिक शिक्षाएं चलती थी उनको एक साथ समेकित करके किया गया है। लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर ये अनुभव किया जाता रहा था कि भाई शहरों में तो केजी, प्री केजी, LKG वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, हमारे बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति ये शिक्षा व्यवस्था करती है। दूसरा यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ढेर सारे लोग बहुत तीव्र इस आर्थिक विकास के कारण जो है व्यस्तताओं में पड़ गए हैं। तो व्यस्तताओं के कारण अपने छोटे बच्चों का जो देखभाल का दायित्व है वो किसी संस्थानिक दायित्व को सौंपना चाह रहे थे। उनकी एक बड़ी आकांक्षा थी कि ऐसा कोई क्रेश या कोई ऐसा मीडियम मिल जाए कि इनसे जल्दी से हम केयर से बच जाएं और हमको छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए खुश होने की बात है कि जो 5 साल का फाउंडेशन कोर्स है वो आपके बच्चे की देखरेख करेगा। और देखरेख करने के साथ साथ अब ये अलग बात है कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। उस गुणवत्ता का प्रश्न जो उठता है उस पर मैं 2-3 बिंदु कहना चाहता हूँ। कभी भी आप आंगनबाड़ी केंद्रों या अन्य की आलोचना में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, वो व्यवस्थाएं उस स्तर की नहीं है कि जो एक फाउंडेशन स्तर के जो कोर्सेज हैं या जो एक केयर की जरूरत होती है उसको कर सकें। इसके लिए हालांकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं या अन्य लोग हैं उनको क्रमशः 6 महीने या 1 महीने की प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अगर एजुकेशन के क्षेत्र में तो वो प्राइमरी एजुकेशन है। और प्राइमरी एजुकेशन में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे ज़्यादा श्रम साध्य और सबसे ज़्यादा कुशलता की जिसमें ज़रूरत होती है वो विशेष तौर से कक्षा 1-2 बच्चों को पढ़ाना और उसके पहले भी जैसा कि फाउंडेशन के कोर्सेज पे निर्धारित किया गया है उसको पहुंचाना।
उसमें बहुत ही सहनशीलता की जरूरत होती है और बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और ऐसे शिक्षण के लिए बहुत ही कुशल प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी जरूरत होती है। और उसमें सामान्य तौर से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या अन्य लोग जो पहले से नियुक्त हैं उनके द्वारा काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक और बाल विकास इत्यादि की जो समस्याएं होती हैं, जो उसकी समझ होती है, उसको लेते हुए एक कोर्स डिजाइन करना होगा और ऐसा एक कैडर बनाना होगा फाउंडेशन टीचर्स का, जो कि सहनशील हो और उसमें स्नेहता हो, और साथ ही साथ वो हर एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है, और वो केवल बच्चों की जो स्थानीय समझ है उसको समझ सके। अगला जो परिवर्तन बार बार जिक्र किया जाता है कि भाई हम स्थानीय स्तर की शिक्षा उसमें प्रोवाइड करेंगे, विशेष तौर से फाउंडेशन और प्राइमरी स्टेज में। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक की जो भी शिक्षा हो रही है प्राइमरी में, अन्य में, हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक के रूप में जब हम लोग जाते हैं तो सामान्य तौर से स्थानीय भाषा में ही उससे हम बात करते हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड या अन्य लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इस संदर्भ में जो स्थानीय लोगों या रिटायर्ड लोगों की जो सहायता लेने की या एनजीओ से सहायता लेने की बात की गई है, तो इससे जो सामाजिक लगाव है शिक्षा का वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं की जा सकती हैं। लेकिन वही बात है कि किसी भी नीति में बुराई नहीं होती, उसके लागू करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लागू करता है। दूसरा जो सामाजिक तरीके से बिंदु और वैसे भी लर्नर के रूप में बिंदु आता है कि अब हमारे बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में दीक्षित होने की जरूरत नहीं है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी सब्जेक्ट और मल्टी कैरियर के रूप में अडेप्ट कर सकता है। तो जो मल्टी कैरियर रखने की बात की जाती है, मल्टी सब्जेक्ट की बात की जाती है, तो हम लोग फिर से वही चलें कि एक होती है स्पेसिफिक एजुकेशन, एक है जनरल एजुकेशन। तो जो मल्टी फैक्टोरियल मल्टी सब्जेक्ट की बात की जा रही है, वो जो एक रिजिड फ्रेमवर्क था कि यही विषय चुनना है, उस विषय को चुनने की जो छूट दी जा रही है वो छोटे लेवल पर बहुत ही आवश्यक थी। और आवश्यक इस मामले में थी कि जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट से कम की जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की या एलिजिबिलिटी की, किसी भी सर्विसेज में सामान्य तौर से नहीं। तो ऐसी स्थिति में इंटरमीडिएट या इवन क्या वर्तमान समय में ग्रेजुएशन स्तर तक की शिक्षा एक सामान्य शिक्षा है, उससे किसी बड़े रोजगार या बड़े प्रोफेशनल बनने की संभावनाएं उतनी ज्यादा नहीं है। तो जो स्पीयर मैंने कहा था कि भाई हम लोग अब जो जी और एस फैक्टर के अनुसार जो जनरल फैक्टर है उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इंटरमीडिएट स्तर तक ले जाते हैं, और वहाँ पे सभी प्रकार की कलाओं और सभी प्रकार की जो सामान्य स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा उसका ग्रेड बढ़ाया गया है, और वो ग्रेड बढ़ करके अब इंटरमीडिएट की एजुकेशन तक होने जा रहा है। दूसरा जो मल्टी सब्जेक्ट बनाने का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें, उसका एक ड्रॉबैक जैसा कि चंद्रमौली सर ने अभी बताया हम लोगों को कि भाई आगे चल करके हम जो सिलेक्शन प्रोसेस लेंगे, अभी जब एडमिशन करते हैं हम लोग ग्रेजुएशन इत्यादि में, तो पता लगता है कि अगर कहीं 4 या 5 सब्जेक्ट से अधिक बच्चा पढ़ा हुआ तो थोड़ी देर सोचना पड़ता है कि इसका कौन सा विषय लें, कौन सा निर्धारित ना करें। और अगर ढेर सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके जो कैटेगराइजेशन है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एग्रीगेटेड है, इतना उलझाऊ हो गई है कि उसका सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तीसरा जो सामाजिक लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होती है शिक्षा व्यवस्था से, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई शिक्षा में जो बच्चा है वो बार बार कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अभी पहले भी जिक्र किया गया कि भाई वहाँ से डर लगता है। तो डर क्यों लगता है, उसके जहाँ तक मैंने अनुभव किया है और हमारे जो शिक्षा व्यवस्था विशेष तौर से स्कूली शिक्षा व्यवस्था की स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में जो विशेष तौर से प्राइमरी और अन्य के जो भवन हैं, अभी निकट समय के जो कायाकल्प अभियान है उसको मैं विशेष तौर से नहीं जानता हूं, लेकिन उसके पहले के जो बिना उसके अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान हैं, तो उसमें रसोई घर कहाँ बनाए हैं, क्लासरूम कैसे हैं, खिड़कियां कैसे हैं, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं,
इस सब पे हमारे जो शिक्षा नीति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वह ध्यान नहीं दिया गया है, या पुराने में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। और जब तक जो बिल्डिंग है, इन्वायरमेंट है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है लर्निंग प्रोसेस में। अगर आप बिल्डिंग का स्थान और उसकी जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होना चाहिए वो उपयुक्त नहीं है, तो उसमें कितने भी शिक्षक रखते हैं और अपने बच्चों को जब भेजते हैं आप, तो वहाँ पर भी आपका एक्सपेक्टेशन गलत साबित होता है और बच्चा कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो वहाँ तो अंधेरा रहता है, इत्यादि इत्यादि। वो बिजली और अन्य की समस्याएं वो तो रहती ही रहती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमारी इसमें पूरी नहीं हुई है। और इसी संदर्भ में एक जो मेजर बदलाव बहुत ही एक लाइन में उसको समेट दिया गया आपकी शिक्षा नीति में, वो शिक्षा नीति में ये था कि अब स्कूल खोलने के मानकों में ढील दी जाएगी। समाज के दृष्टिकोण से ये रहता है कि भाई स्कूल में कुछ आवश्यक सुविधाएं या आवश्यक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, और पास बहुत ढेर सारे स्कूल हो जाने से जो नेशन है उसकी जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तो ऐसी स्थिति में ढेर सारे स्कूलों को आप मानकों में छूट दे करके और फिर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें जो है वो मेरे अनुसार तो ठीक नहीं है। उसको और ज़्यादा रिजिड किया जाना चाहिए था कि चाहे वो प्राइमरी लेवल के विद्यालय हों, चाहे ऊपर लेवल के विद्यालय हों, और चाहे सरकारी विद्यालय हों, उनका एक रिजिड फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कम से कम ये फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए। शिक्षकों के संदर्भ में, विद्यार्थियों के संदर्भ में, या उसके बिजली, पानी और पढ़ने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में, या उसके जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के संदर्भ में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है, जब तक उसको तय नहीं किया जाता तब तक हमारी जो है ये नीतियाँ हैं, आइडियाज हैं, वो पूरी तरीके से साकार नहीं हो सकती। अब मैं एक विद्यार्थी की समाज की एक्सपेक्टेशंस को छोड़ते हुए या एक बिंदु इसमें और मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन की क्लस्टरिंग की जा रही है, क्लस्टरिंग करने से एक एक्सपेक्टेशन ये थोड़ा सा बढ़ सकती है कि भाई जहाँ पे क्लस्टरिंग होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, विशेष रूप से माध्यमिक और प्राइमरी उसके अंदर आने वाले, तो एक जो इंटर इंस्टीट्यूशनल जो रिलेशंस हैं वो बनेंगे और उनके जो रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और निजी, सरकारी और जो अर्ध सरकारी हैं उनको भी समेकित करने की बात की गई है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो कोलैबोरेशन है, जैसा कि आगे के वक्ताओं ने भी बताया कि वो थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, तो उसको अगर सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो वो अत्यंत ही अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट के रूप में अगर पूरी शिक्षा नीति की व्यवस्था की समीक्षा करूं, तो अब तो मैं खुश होना चाहूँगा कि भाई हमारे जल्दी पढ़ने जाएंगे और वहाँ पे सभी प्रकार की योग्य शिक्षकों की व्यवस्था हो जाएगी, और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चुनने का मौका हो जाएगा। और चुनने का मौका होने से क्या होगा कि कुछ जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं उनको तो इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि साइंस स्ट्रीम में आने वाले बच्चों का अक्सर जिनका साहित्य में झुकाव होता है, लेकिन साहित्य या सामाजिक या मानविकी के विषयों को ऑप्ट वो नहीं कर सकते। तो ये छूट मिल जाने से वो जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए तो ये एक संभावनाओं के द्वार खुले हैं, और वो इसके द्वारा अपनी जो अपेक्षाएं हैं, योग्यताएं हैं, उसमें अभिवृद्धि कर सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ आई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी उसका जिक्र किया कि भाई मल्टी टैलेंटेड होने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मास्टर ऑफ ऑल, सॉरी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो हम जब तक चैनलाइजेशन नहीं करते हैं, वो चैनलाइजेशन हायर एजुकेशन में भी जो छूट मिली है उससे भी संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन वो चैनलाइजेशन भी कुछ मामलों में आवश्यक होता है और उसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि ये छूट दे देने से एक चीज़ होगी कि एज ए लर्नर जो हमें पहले से रिजिड फ्रेमवर्क दिया जाता था कि आप इसी में आएंगे, अब होगा वही कि जो हमारी इच्छा होगी चुनेंगे वही, स्ट्रीम भी वही चुनेंगे, स्ट्रीम भी वही रहेगी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लेकिन वहाँ हमारे ऊपर जो दबाव रहता था कि भाई हम ये नहीं कर पाए, उस तरफ भी जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो उस संभावना के कारण जो एक
लर्नर है उसको, जैसे हम लोग जो अनुशासन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते हैं कि एक होता है बाह्य अनुशासन और एक होता है आंतरिक अनुशासन, तो यहाँ पे चॉइस मिल रही है उसको, दूसरी तरफ जो चॉइस है वो लिमिटेड होती है, बाहर से थोपी गई होती है। तो वहाँ पे एक जो मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन की स्थितियाँ होती हैं उससे शायद हमें लगता है कि कुछ उभरने में यहाँ पे मदद मिलेगी। अब मैं चूँकि तीसरे पक्ष में आता हूँ कि जो शिक्षक है, और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि ये शिक्षा नीतियाँ और अन्य सब चीज़ें जब तक शिक्षा और व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण अंग को सही तरीके से नहीं व्यवस्थित किया जाता है या उसमें उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये व्यवस्थाएं कितनी भी नीतियां बना दी जाएं वो असफल होती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पीछे के समय की जो हमारी शिक्षा नीति की असफलताएं रही, जैसा कि यूएन वगैरह के उसमें भी कहा गया कि बच्चे हमारे जो है वो रीडिंग और न्यूमेरिकल एक्टिविटी में जो है 80% से ज़्यादा जो है अचीवमेंट नहीं रहा है, तो 20% तक अचीवमेंट रहा है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में। तो उसका मेन कारण यही है कि जब हम शिक्षा व्यवस्था के साथ ढेर सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं तो जो शिक्षक है उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, वो मल्टीटास्किंग मशीन के रूप में काम करने लगता है। और जब मल्टीटास्किंग मशीन के रूप में आप काम करते हैं तो ऐसी स्थितियों में आपका जो परफॉर्मेंस है, जाहिर सी बात है कि वो अगर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा तो उसका जो वर्टिकल ग्रोथ है वो अपने आप कम हो जाएगी। अब ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं कि जैसा कि जितने भी शिक्षक हैं, एक तो ये है कि जितने होने चाहिए उतने नहीं है, कार्यभार अत्यधिक मिला हुआ है, और एक व्यक्ति से आप 10 व्यक्तियों का कार्यभार ले रहे हैं, और कार्यभार लेने के साथ ऊपरी जो उसके शिक्षण से अतिरिक्त अन्य कार्यभार ले रहे हैं और सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। इस संबंध में मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ कि अभी प्राइमरी एजुकेशन में लॉकडाउन के दौरान ये सारे जो बच्चों के डाटा थे मिड डे मील इत्यादि से संबंधित वो मांगे गए, और उस मांगे जाने के दौरान ये कहा गया कि भाई एक्सेल शीट पर आप उसको बना करके दीजिए। अब जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, मुझे तो ये लगता है कि, और जैसा मेरा अनुभव है, सर्वेक्षण है, उसके अनुसार ये है कि लगभग 80 से 90% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। तो जब कंप्यूटर नहीं है तो आप आगे ऑनलाइन क्लासेज जो हायर टेक्नोलॉजीज की अगर बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करिए, और ढेर सारी अन्य चीज़ें हैं कि भाई उसमें स्मार्ट क्लासेज और अन्य की स्थापना करिए, ICT का प्रयोग करिए। तो उनको प्रयोग करने से पहले हमें कुशल, जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं उनको कुशल बनाना होगा, और कुशल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेरा सजेशन है कि कम से कम हर एक प्राइमरी स्कूल में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, और साथ ही साथ कम से कम एक शिक्षक को वहाँ के प्रशिक्षण कम से कम महीने नहीं तो 2 महीने, 6 महीने, महीने से लेकर के 6 महीने तक प्रशिक्षण होना आवश्यक है, जिससे कि वो वहीं बैठे बैठे काम कर ले। और अन्यथा की स्थिति में आप अपेक्षा ये करते हैं कि वो साइबर कैफे पे जाए और वो आपकी डाटा फीडिंग करे। तो जब वो साइबर कैफे पे जाएगा और आएगा और वहाँ पे बैठ के उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसके बारे में, उसकी जो भावनात्मक स्थितियाँ हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और प्रशिक्षण और अन्य की ढेर सारी व्यवस्थाएं आप थोप देंगे, तो उस स्थिति में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका अपेक्षित परिणाम मुझे तो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करने की महती आवश्यकता है। और वह इस एक सजेशन यहाँ पे मैं और देना चाहता हूँ। वो सजेशन ये है कि हर एक ग्राम सभा में सेक्रेटरी और अन्य है, और ग्राम सभा पंचायत भवन है, प्रधान है, उनके पास ग्राम से संबंधित सभी प्रकार के, चाहे वो बच्चों के डाटा हो, जन्म, मृत्यु और साक्षरता इत्यादि की सभी कुछ डाटा होते उपलब्ध हैं। तो एक सूचना केंद्र के रूप में वहाँ पर भी कंप्यूटर और ICT सेंटर स्थापित कर दिया जाए, जहाँ से सूचनाएं जिस किसी भी विभाग को चाहिए वो तुरंत प्रोक्योर कर सके। तो जो हमारे शिक्षक और अन्य हैं, इन पे जो ढेर सारा दबाव पड़ता है, उस दबाव से ये मुक्त होंगे और किसी भी शिक्षा व्यवस्था या
इस शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य से अगर उसकी कार्य परिस्थितियों को सुधारते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि अब की और पहले की कोई भी नीति हो उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दूसरा ये है कि उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये बात हो गई। दूसरा, मैं शिक्षकों के लिए अभी मैं पहले वाले कोर्ट के रूप में जो मैंने दिखाया कि भाई जब तक हम लोग सर्वाइवल अपने आप को करना चाहते हैं, जो हम लोग शिक्षक है वर्तमान परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में हमें एक लिथार्जिक नहीं होना है, हमें आलसी प्रवृत्ति को नहीं अपनाना है कि भाई ये कंप्यूटर है, मैं इसको चलाना नहीं जानता, मैं इसको कैसा करूँगा। तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसको सीख जाएंगे। और अगर वो सीख जाएंगे, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि परेशानियां ज़्यादा आने वाली हैं। हालांकि इस समय अधिकांश जो शिक्षक हैं वो नवयुवक हैं और वो इन सब कार्यक्रमों में या जो आईसीटी के उपकरण हैं उनमें दक्ष हैं। जो लोग नहीं दक्ष हैं उनके लिए मेरी यही सजेशंस है कि भाई अपने आप को जो चेंज आने वाला है उसके अनुसार अडेप्ट करिए। जो आईसीटी या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन सिस्टम है, सूचना संप्रेषण है, उसको चाहे उस कार्य से आपको छुटकारा ही दे दिया जाए, लेकिन उसके प्रति आपको सदा जो है स्किल्ड होने की जरूरत है। अब जो हमारे भावी शिक्षक हैं उनके लिए, जैसा कि हमारी शिक्षा नीति में कहा गया है कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 4 साल का बीएड करेंगे। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा इस नीति में है कि अगर 4 साल का बीएड होगा तो जिसको शिक्षक पहले से बनना है, जिसने सोचा है वही आएगा, और ढेर सारे अन्य लोगों की जो एंट्री है वह रुक जाएगी। तो ये सबसे अच्छा प्रस्ताव इस संदर्भ में है। दूसरा ये है कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का बीएड का जो प्रोविजन उसमें रखा गया है, तो जो लोग इंटरमीडिएट के बाद चूक गए हैं कि भाई मैं बीएड नहीं कर सका, मैं तो टीचर बनना चाहता था, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें है कि भाई आप अगर स्नातक कर चुके हैं तो उसके बाद 2 साल का बीएड करके और उसके बाद आप इस शिक्षण की फील्ड में आ सकते हैं। जो नेक्स्ट स्थिति है कि भाई उस पर भी चूक गए और मुझे लगा कि भाई मैं पीजी कर चुका हूँ, पीजी करने के बाद भी मैं आना चाहता हूँ, तो शिक्षा नीति में ऐसा भी प्रोविजन किया गया है कि भाई अगर आप पीजी हैं तो पीजी होने के बाद 1 साल का बीएड विभिन्न संस्थाओं में जो आगे चल करके फिर से नई शिक्षा नीति लागू होने पर 2030 और 40 के बीच में जो परिवर्तन आने वाले हैं उसके अंतर्गत 1 वर्ष का बीएड करके आप उसमें समाहित हो सकते हैं। तो आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी तो अधिक है, लेकिन एक चीज़ वही ध्यान रखना होगा कि हमेशा लर्निंग रीलर्निंग प्रोसेस और अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि ये नीतियाँ केवल सरकारी दस्तावेज ही नहीं होते, ये हमारे समाज को चेंज करते हैं और हम समाज के अंग हैं, तो हमारे भी कुछ दायित्व हैं और उन दायित्वों को जब तक निर्वहन हम लोग इस रूप में नहीं करते हैं कि हम भी समाज के भाग हैं, तब तक वो बड़े उबाऊ से लगने लगते हैं। तो अपने आप को उबाऊपन से दूर रखना है और उबाऊपन से दूर रखने के साथ साथ हमें उस आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होना है। अब 3 स्थितियों के बाद हम लोग इंस्टीट्यूशंस के रूप में आते हैं कि भाई हम लोग इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टैंड एलोन के रूप में हम लोग बिखरे होते हैं कि भाई प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है या इंटरमीडिएट एजुकेशन है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमको आगे आने वाले समय में एक तो ये है कि अपने लेवल पर कोलैबोरेट होना पड़ेगा, जैसा कि क्लस्टरिंग वगैरह के माध्यम से भी किया जा रहा है। और उससे फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर किसी विषय के शिक्षक नहीं है, तो अगर दूसरे जगह के शिक्षक आर्ट्स के हैं, 3 दिन एक जगह पढ़ाते हैं, 3 दिन दूसरी जगह पढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में अगर शिक्षकों की समय समय पर कमी होती है तो जो लर्नर है या समाज का जो नुकसान होता है कि एक स्थान पे बच्चा पूरी तरीके से नहीं सीख रहा है, दूसरे स्थान पे 6 दिन उसकी क्लास चल रही है, तो उसको हम लोग कुछ स्तर पर मॉडिफाई कर सकते हैं। या किसी एक स्थान पे फैसिलिटी नहीं है तो स्टूडेंट के एक्सचेंज के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के द्वारा उसको हम लोग दूर कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारी कठिनाइयाँ हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अपने आप उजागर होंगी और उसको समाधान के हम लोगों को एज ए इंस्टीट्यूशन के पार्ट के रूप में करना होगा और उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना होगा। इसलिए नहीं कि ये सरकारी नीति है, इसलिए कि हमें समाज को कुछ देना है। इसके अलावा जैसा कि
अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, हमें काम तो ढेर सारे दे दिए जाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट के प्रति सजग भी रहना होगा। और सजग रहने के लिए हमें कोलैबोरेट होकर के अपनी मांगों को, योजनाओं को सशक्तता के साथ ऊपर की एजेंसीज को रखना होगा। और उसके लिए जो हमारे शिक्षक संघ है और जो कोलैबोरेटेड शिक्षकों का समूह है, वो सशक्त रूप से अपना बात को रखे, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे नल है वहाँ पे 0, 1, 2, 3 धीरे धीरे करके ग्रेजुएट चेंज तो जरूर आए। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव रहे हैं कि अगर आप ऊपर से परिवर्तन नहीं हो रहा तो नीचे से परिवर्तन को भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उस इनिशिएशन के लिए जरूरी है कि आपका कोलैबोरेट होना, संघ की शक्ति भी आवश्यक है। और सबसे पहले अपने आप को सशक्त रहेंगे तो आपका इंस्टीट्यूशन सशक्त होगा, और इंस्टीट्यूशन सशक्त होगा तो आप जो नीतियां हैं इस पर सजेशन दे करके उसको दृढ़ता से लागू भी करवा सकते हैं। तो कभी कभी प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भी प्रवाहित अगर हो जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब पीपुल्स का कलेक्शन है और नॉट द गवर्नमेंट। यानी लोगों का जो वैचारिक कलेक्शन है, जब धीरे धीरे करके ऊपर वो पहुंचता है तो वही सरकार या विचार बनता है छन छन करके, और ऊपर से जो नीचे आता है वो छन करके धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमें इस जो वर्टिकल विचारों का प्रवाह है, योजनाओं का प्रवाह है, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा और सजग रहना होगा। अब इंस्टीट्यूशन के बाद अगर हम देश की लेवल पर देखें तो हमारा देश 2-3 चीज़ों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहा है। एक तो जैसा कि ग्लोबलाइजेशन है, और वो ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट है, और वो फास्ट इसलिए है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे के जो मार्केट है, जो वहाँ का समाज है और वहाँ की जो एजुकेशनल सिस्टम है, उससे हम अलग थलग अगर रहते हैं तो हम पूरे ग्लोब के साथ, विश्व के साथ सिंक्रोनाइजेशन अपना नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने स्टैंड एलोन हो करके बैठे रहेंगे तो उसके साथ हमारा ग्लोबलाइजेशन का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें विवश हो करके जो कुछ चेंजेस हैं उनको अपनाना जरूरी होगा। जैसे कि आप लोग अवगत हैं और उसके भाग भी हैं कि पहले कक्षा 6 से इंग्लिश या उससे आगे से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। अभी चंद्रमौल सर ने भी डिस्कस किया कि भाई हम, और वैसे मैं भी उसी का भाग हूँ कि कक्षा 6 के बाद जो है इंग्लिश की ABCD या वर्ड सीखे हैं, और आज आप जो है ये अपेक्षा कर रहे हैं और आप अपने बच्चों के साथ देख भी रहे हैं कि वो कक्षा 3 से इंग्लिश सीख रहे हैं। या जो मोबाइल इत्यादि हम लोग जो है बहुत टीचर बनने के बहुत समय बाद सीखे हैं, 1995 के दौर के बाद से सीखे हैं, वो आज का बच्चा जो है वो पैदा होते ही सीखने लगता है। वो खाना खाते और सभी समय उन चीज़ों का प्रयोग करता है। तो वो शिक्षा व्यवस्था के साथ हम उसको इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे और हमारी एजुकेशनल पॉलिसी के साथ उसको अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं किया जाता है तो दिक्कतें सामने आएंगी। तो हमें और हमारी सरकार को जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार हमको ढालने की ज़रूरत है, चाहे वो हार्डवेयर की ज़रूरत हो। हार्डवेयर में सामान्य तौर से हम लोग बात करें कि वर्ड ऑफिस से लेकर के और जो पावर पॉइंट और इसके अलावा जो गूगल क्लास है और ढेर सारी अन्य जो जूम इत्यादि की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको भी इंस्टीट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट करना होगा। और साथ ही साथ जो उपलब्धता है ई लर्निंग मटेरियल्स की, उसको ढेर सारे पोर्टल हैं, ढेर सारे रिसोर्सेस हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो रिसोर्सेस हैं, जैसे आप लोगों को प्रेरणा, दीक्षा और ढेर सारे अन्य ऐप के द्वारा प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है, तो ऐसा करना मतलब हमारी जो देश है व्यवस्था भी है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन के साथ चलना है तो ऐसा करना आवश्यक है। तो ऐसे जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हमें रूट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से लागू करना होगा। और उस लागू करने के लिए ऐसे केवल नीतियाँ बना देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने होंगे। जैसे एक जो प्रॉब्लम अभी हम आप फेस कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी आवाज़ अधिकांश लोगों के पास नहीं पहुंच रही हो। सर आ रही है आवाज़? हेलो,
हाँ, एक प्रॉब्लम ये रही आयोजकों के साथ कि भाई हमारे पास जूम का ऑप्शन केवल 256 या 250 लोगों का है। हम अगर 1000 लोगों का ले लेते तो ठीक था, लेकिन इंस्टीट्यूशन या अन्य सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार ये हुआ कि भाई जूम पे ही इस पे मीट पे ही कराओ। तो जो ऐसी आवश्यकता है, इसके लिए हमारी जो नेशन है उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें नेट हर एक चीज़ को डिजिटल कर देना तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ ये ज़्यादा आवश्यक है कि हम उस डाटा या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को उपलब्ध कराएं। तो विशेष तौर से शिक्षा क्षेत्र के लिए मेरा एक सजेशन है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे हायर एजुकेशन से हो या फाउंडेशन से लेकर के प्राइमरी, मिडिल या सेकेंडरी, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एक डेडिकेटेड एजुकेशनल इंटरनेट की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उनके जो लर्निंग प्रोसेस है, डाटा संप्रेषण है या उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो जो डाटा की अवेलेबिलिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक प्राइमरी स्कूल तक होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि बीआरसी और अन्य भागों को अन्य स्थानों पे जा के दौड़ के और वहाँ पे सूचना देनी हो, वहाँ पे मीटिंग करनी हो। उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने स्थान पे है सुदूर क्षेत्रों में भी, वहाँ से ही वो काम कर ले, तो उसका जो टाइम बचेगा उस टाइम में जो बच्चों को एजुकेशन को अगर देगा वो, तो मुझे लगता है कि उससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बहुत अधिक हो सकेगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे आने वाले समय में हमें ज़रूरतें हैं, इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन जैसा कि डाटा और सॉफ्टवेयर सेंटर के लिए हमारे जो नीति है, उसमें एक एजेंसी बनाने की बात कही गई है। तो उसको बहुत शॉर्ट टर्म में और फेज्ड वे में 4-5 साल के अंदर डेवलप करना होगा, और उस डेवलप करने के साथ साथ उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक इंस्टीट्यूशन की, उसकी पहचान करनी होगी और उसके अगले 4-5 साल में उसको इस्टेब्लिश भी कर लेना होगा। और नहीं तो फिर वही बात होगी कि हम बात ऑनलाइन एजुकेशन की करते हैं, जो 1935-40 से प्रोग्रामिंग मशीन से शुरू हुई थी, 76-77 से अन्य स्थानों पे शुरू हुई, और हम लोग आज इतने बाद में आकर के सोच रहे हैं, और वो भी अगर कोविड ना आता तो शायद हम लोग इस तरफ सोचते भी नहीं, उसी जिस ढर्रे पे चल रहे थे उसी पे चलते रहते। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की जो स्थिति है, एग्जीक्यूशन लेवल पर अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचा नहीं तैयार किया, तो मुझे लगता है कि आगे की जो ये नीति बनी है उसका जो प्रतिफल है वो उतने स्तर तक नहीं प्राप्त होगा जितना कि हम लोग इससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अब मैं अपनी जो बात है उसको समाप्त करूं, उससे पहले यही है कि भाई जो भी चीज़ें हैं उसको एल्विन जी के उसी बात से मैं फिर समाप्त भी करना चाहूँगा कि हमें हमेशा जो है लर्न, रीलर्न, लर्न, रीलर्न और रीलर्न तीनों चीज़ों को एक साथ रखना होगा, यानी सीखें और उसको फिर से हटाएं, मॉडिफाई करें और फिर से सीखें। अर्थात हमें एक सिंगल वर्ड में कहें तो डायनेमिक लर्निंग और डायनेमिक एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार करने की ज़रूरत होगी, करिकुलम में सुधार करने की ज़रूरत होगी, जो हमारे शिक्षक हैं उनके स्किल में, प्लस उनकी ट्रेनिंग में, प्लस जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस जो देश की पॉलिसी है उसमें बहुत जल्दी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय बाद मॉडिफिकेशन हुआ, इतनी प्रतीक्षा के बाद। और उस मॉडिफिकेशन में भी जो भी मॉडिफिकेशन हुए वो अच्छे हैं और आगे चल कर के बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ऐसी मेरी सोच है। और इसी सोच के साथ मुझे लगता है सभी को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, और जितने लोगों ने अभी तक धैर्य से मुझे सुना उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। आपने इस नई शिक्षा नीति पर इतना विधिवत तरीके से प्रकाश डाला, इसकी जो आशंकाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, इसको एकदम बड़े ही विस्तृत रूप में हमारे शिक्षकों के सामने, हमारे पार्टिसिपेंटों के सामने रखा है। बहुत ही अच्छा रहा। और साथ साथ आपने शिक्षक की जो समस्याएं हैं जो व्यवहारिक रूप से आ रही हैं उसको भी आपने कोड किया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने शिक्षकों को के लिए कहना चाहेंगे, जो इतनी समस्याओं के बाद भी, इतने ढेर सारे काम के साथ भी अपने शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ शिक्षकों को। और कहना चाहता हूँ कि ना गिनकर देता हूँ ना तौल कर देता हूँ, ईश्वर जब देता है तो दिल खोल कर देता हूँ। तो हमारे शिक्षक भाई जो ये ज्ञान को अपना पहुंचा रहे हैं दिल खोल कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और शिक्षकों को। हम इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, हमारा ये प्रोग्राम 12 बजे से चल रहा है, हम इसको अब समाप्ति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और हम चाहेंगे हमारे डाइट की सीनियर लेक्चरर श्रीमती वर्चस्विनी जौहरी जी आए और इस वेबिनार को समापन की उद्घोषणा करें। श्रीमती वर्चस्विनी जौहरी जी। पूजन सर। हाँ सर, सुन रही है। जी हाँ आवाज हाँ तो कर लाएं। देखिए, हमारे आज जो वेबिनार आयोजित किया गया उसके मुख्य संरक्षक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, जो कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के हैं। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक डॉक्टर विनय मोहन बन जी, हमारे डाइट प्राचार्य बलरामपुर। मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी नरेश पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के, जिन्होंने कि अपने बहुत ही अच्छे विचार इसमें रखे। मैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। और आज का ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है। हमारी नई शिक्षा नीति जो इतने वर्षों बाद आई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि उसी प्रकार से हो सकता है जैसे कि उसकी भावना है, तो निश्चय ही हमें इसमें काफ़ी सफलता मिलेगी और हम इसमें आगे इस भावना को आगे ले जा सकेंगे और शिक्षा में काफ़ी बदलाव जो नए हम चाहते हैं और जो कि समय की ज़रूरत है वो होंगे। ऐसे विचार हमारे प्रमुख वक्ताओं ने रखे हैं, जिन वक्ताओं में डॉक्टर पुष्यमित्र मिश्र जी, असिस्टेंट प्रोफेसर लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, डॉक्टर चंद्रमौली, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, और डॉक्टर हरिराम यादव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय पीजी कॉलेज अमेठी। इनके विचार हमारे इस वेबिनार में बहुत महत्वपूर्ण रहे। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आपने बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में अपना इतना सहयोग दिया है। हमारे इस आयोजन में हमारी डाइट बलरामपुर की जो टीम है, इसमें संयोजक डॉक्टर त्रिपुरारी पूजन जो कि प्रवक्ता हैं, और संचालन श्री राम सूरज, डाइट प्रवक्ता बलरामपुर, और तकनीकी सहायक श्रीमती प्रतिमा सिंह, और अन्य सभी जो हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं डाइट बलरामपुर के, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। इसी के साथ सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की इसमें बोल रहे हैं सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना इसमें महत्वपूर्ण समय दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की। इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भेजा था, अगर हम ये इसको देखते भेजा तो और अच्छा से बता। मैं ना वो मैंने बच्चे से तुरंत फोन करके पूछा तो उसने कहा हम अपने प्ले स्टोर पे जाकर जी इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जितने